Rahim. Assalamu alaikum. Today we shall discuss about health concerns of computer use and computer ethics. Firstly, we discuss about health concerns of computer use. The widespread use of computer has led to health concerns. जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें उसके एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा मीन्स वसी पैमाने पे यूज़ करते हैं तो जहाँ हमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो मिल रहा होता है, लेकिन साथ में हमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ जाता है। बेसिकली जो एक कंप्यूटर यूज़र होता है वॉक सेवरल माइल्स ईच डे ऑन योर फिंगर टिप्स, वो क्या करता है, वो अपनी फिंगर टिप्स से बहुत ज़्यादा माइल्स का सफ़र तय कर रहा होता है, मीन्स वो टाइपिंग कर रहा होता है। इसलिए RSI स्टैंड फॉर रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ मसल्स नर्व्स एंड टेंडन्स। ये वो कोई भी खराबी हो सकती है जो कि हमारे मसल्स में, हमारे नर्व्स में या हमारे टेंडन्स को होती है। इट इज़ कलेक्टिव टर्म ऑफ फिजिकल पेन इंक्लूड हैंड्स रेस्ट आर्म्स शोल्डर एंड नेक पेन। इसमें हमारे जिसम में कोई भी जो पेन हो सकती है वो RSI में आ सकती है। एंड इट इज़ बेसिकली इफेक्ट अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी, मीन्स जो हमारे अपर पार्ट में, बॉडी के अपर पार्ट में, नेक में, हैंड में, रिस्ट में जो कोई भी पेन हो सकती है उसको RSI में ही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो RSI कैन बी केस बाय वैरायटी ऑफ टास्क such as forceful or repeated activities including using a computer mouse and typing। जो आ रहा है कि जब हम कोई भी फोर्सफुल टास्क परफॉर्म करते हैं या हम किसी भी एक्टिविटी को कई दफ़ा रिपीट कर रहे होते हैं, मीन्स जब हम टाइपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कंप्यूटर पे या हम माउस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये RSI की वजह बन जाते हैं। और जो RSI की कंप्लेंट्स होती हैं ये इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हमें ईजिली हम लोकेट कर सकते हैं कि हमें पेन कहाँ पर हो रही है अपने हैंड में और डिसअपियरिंग क्विकली। लेकिन जो सेकेंड फेज़ होती है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट पोजीशन ऑफ पेन एंड डिसअपियर मोर स्लोली, और ये आहिस्ता आहिस्ता जाती है। एंड जो थर्ड स्टेज होती है इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव। एंड इस स्टेज में क्या होता है कि हमारे पूरे आर्म में या शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाती है। इसके सिम्टम्स में पेन रेडनेस स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद इसकी टाइप्स होती हैं, उसके कार्पल टनल सिंड्रोम एंड टेंसर एल्बो। जो टेंसर एल्बो होती है इसमें क्या होता है कि हमें अपनी एल्बो के आउटसाइड में पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, इज़ अ कंडीशन दैट अकर्स पेन नमनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड एंड आर्म्स। ये कोई भी पेन हो सकती है जो कि हमारे हैंड में कहीं, हैंड और आर्म में कहीं भी हो सकती है। इसके जो सिम्टम्स भी होती है इसमें जाती है नमनेस, टिंगलिंग एंड पिंस एंड नीडल्स। इसमें क्या होता है कि हमारे लिए किसी भी चीज़ को पकड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बेसिकली जो सूजन होती है ना, हाथ में हमारे में सूजन हो जाती है, उस सूजन को हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमें जिस इश्यू का सामना करना पड़ता है वह कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बेसिकली होता है कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सीरियल इश्यूज इंक्लूडिंग हेडेक, ड्राई आइज, स्लीपलेसनेस, आई स्ट्रेन। और जो आई स्ट्रेन होता है वो उसका आई स्ट्रेन इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिजिटल आई स्ट्रेन। और जो उसका सबसे बेसिक जो सिम्टम्स होती है उसमें आ जाती है हेडेक। जो आई स्ट्रेन होती है इसके लिए कोई एज स्पेसिफिक नहीं होती कि ये इसी एज में जाके ये इस इशू का हमें सामना करना पड़े। ये हमें एज के किसी भी हम हिस्से में इस इशू को फेस कर सकते हैं, लेकिन हम इन इश्यूज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो आई स्ट्रेन है, हाउ टू रिड्यूस आई स्ट्रेन, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो अपनी डिवाइस होती है उसको अपनी आर्म्स लेंथ अवे फ्रॉम योर आइज़। हमें ये करना चाहिए कि जो हमारी डिवाइस होती है उसको अपने बाजू की लेंथ जितनी अपनी आंखों से दूर रखना चाहिए। एंड स्क्रीन ऑफ अ डिवाइस, जो डिवाइस होती है स्क्रीन की जो डिवाइस होती है उसे बिल्कुल अपनी आइज़ के सामने रखा जाए या अपनी आइज़ से थोड़ा सा नीचे रखा जाए। उसके बाद अगर कुछ लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं तो उनको चाहिए कि वो कंप्यूटर ग्लासेस यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर होती हैं सिंपल ग्लासेस की निस्बत। उसके बाद हमें लाइट को भी एडजस्ट करना चाहिए, ना तो ज़्यादा लाइट हाई हो और ना ज़्यादा हमें लाइट लो रखनी चाहिए। उसके बाद जब हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि एवरी 10 to 20 मिनट्स टेक का ब्रेक, हमें ब्रेक लेनी चाहिए। उस ब्रेक में अपनी आइज़ की एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले रोल योर आइज़ इन कंप्लीट सर्कल। हमें सबसे पहले अपनी आइज़ को सर्कल में रोल करना चाहिए। देन क्लोज योर आइज़ एटलीस्ट 1 मिनट। हमें अब 1 मिनट के लिए अपनी आइज़ को क्लोज रखना चाहिए और फिर अपनी आइज़ को ब्लिंक करना चाहिए आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स। उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी होती है वो होती है हैंड एक्सरसाइज। हम हैंड एक्सरसाइज करके RSI को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी हथेली को सीधा रख के अपने फिंगर्स को
एक दूसरे से सेपरेट कर देना चाहिए। देन जेंटली हमें क्या करना चाहिए, आराम से अपने फिंगर्स को एंड थंब को पीछे की तरफ पुश करना चाहिए। उसके बाद अपने बाजू को लटका के आर्म्स एंड हैंड को शेक कर देना चाहिए। ये थे कंसर्न्स ऑफ कंप्यूटर यूज़। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर एडिक्शन। बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो हमें इन्वायरमेंट भी फ्राहम कर रहा होता है और इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। कंप्यूटर एडिक्शन अकर्स व्हेन द कंप्यूटर कंज्यूम्स समवन एंटायरली सोशल लाइफ। जब कंप्यूटर किसी पर्सन की पूरी सोशल लाइफ कंप्यूटर पर डिपेंड कर रही हो तो तब वह उसको कहते हैं कंप्यूटर एडिक्शंस। इसके कई सिम्टम्स होती हैं और ये बेसिकली ये तो कॉमन चीज़ है जो हम सब देखते भी हैं और हमें पता भी है कि जब कोई पर्सन कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो कंप्यूटर पे अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो वो अपने टास्क को भी टाइम पे फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए उसे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो उससे कंप्यूटर का यहाँ तक वो इसका आदी हो चुका था कि अगर उसे कंप्यूटर ना मिले तो वो खुद को पुरस्कून महसूस नहीं करता। लेकिन अगर कंप्यूटर हो तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है और कंप्यूटर का यूज़ भी कर सकता है। और वो इस हद तक कंप्यूटर यूज़ कर रहा था कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कंप्यूटर एक्टिविटीज़ को छोड़ सके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली होता है क्या और ये करता है क्या, इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ वी इंटरेक्ट विद अवर कंप्यूटर्स। ये स्टडी कर रहा था कि हम अपने कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट जो कि कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं उनका जो बेसिक पर्पज़ होता है वो यही होता है कि वो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट परफॉर्म कर हम दे सकें जहाँ वो जो हमारे लिए कंफर्टेबल और रिलैक्स हो, जहाँ पे हम कंप्यूटर के साथ एक बेस्ट मेथड के साथ इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद जो कंप्यूटर का और बेसिक जो पर्पज़ होता है जो ये परफॉर्म कर रहा था वही होता है कि हेल्थ कंसर्न इशू जैसे कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, नेक एंड बैक पेन, कार्पल टनल सिंड्रोम्स एक्सेट्रा, इन इश्यूज़ को सॉल्व रिड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक्स यूज़ की जाती हैं। इट इज़ आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ अदर डिसऑर्डरिंग इफेक्ट द मसल्स नर्व्स। ये दूसरे मसल्स और नर्व्स में भी जो खराबी हो सकती है उनको भी सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स यूज़ कर सकते हैं। Ergonomics is an applied science devoted to incorporating comfort, efficiency, and safety into the design of items in the workplace. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स, जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस चीज़ को यूज़ करना है। बिल्कुल इस तरह कंप्यूटर को यूज़ करने से पहले हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम को और कंप्यूटर यूज़र को गाइडलाइंस दी जाती हैं। आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर को यूज़ करना है। Computer ethics are the moral guidelines that govern the use of computers and information system. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। अब ये वो इशू है जो कि हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है प्रेजेंट में। ये है कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी भी टॉपिक के, अपने टॉपिक के अबाउट। तो वो जब एक बार पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड तो उन्हें ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ये वो इशू है जो कि हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल गो थ्रू करते हैं। लेट एक पर्सन है, मैं इसको ए का नाम देती हूँ, उसने एक बुक लिखी है और लेकिन दूसरा पर्सन क्लेम कर रहा है ये बुक तो मैंने लिखी है। बिल्कुल इसी तरह एक पर्सन है, उसने एक कार के कुछ डिज़ाइन ड्रा किए हैं, लेकिन दूसरा पर्सन क्या करता है, इन डिज़ाइन को यूज़ करते हुए वो कार बना देता है। बिल्कुल एक पर्सन है वो कोई चीज़ बनाता है लेकिन दूसरा क्लेम कर देता है ये चीज़ तो मैंने बनाई है। अब इनको इन इश्यूज़ को क्यों फेस करना पड़ रहा है, क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसका हल है। इसलिए इसके लिए नहीं क्या चाहिए थी कि रजिस्ट्रेशन करवा देते। रजिस्ट्रेशन मीन उनके कॉपीराइट्स करवा देते हैं। और कॉपीराइट्स क्या करते हैं, कॉपीराइट्स उस पर्सन को इसेबल बना देते हैं कि वो अपनी चीज़ के डुप्लीकेट भी किसी को दे सकता है, या वो क्या कर सकता है कि उनको सेल करा देते हैं, उसका क्रेडिट उसे मिलता है। मीन उसे बताया जाता है कि पीछे ये बताया जाता है कि ये चीज़ इसी पर्सन से बिलोंग कर रही थी। इससे आई थिंक आपको आईपीआर का कुछ आइडिया तो मिल रहा होगा। अब बाकी हम डिस्कस करते हैं आईपीआर क्या होता है। आईपीआर राइट्स आर द राइट्स टू विच क्रिएटर्स आर इंटाइटल्ड फॉर देयर वर्क। आईपीआर क्या करते हैं, रेफर्स टू अ यूनिक एंड रीजनल वर्क सच एज आइडियाज़, इन्वेंशन, आर्ट्स, राइटिंग, प्रोडक्ट नेम्स एंड लोगोज वगैरह। ये क्या कर होता है कि जो चीज़ इस पर्सन ने बनाई होती है ये बेसिकली हमें बता रहा होता है कि ये चीज़ इसी पर्सन की है। लेकिन अब बिकॉज डिजिटल सिस्टम में आ गया तो इसके लिए हम ये कहते हैं कॉपीराइट्स जो होती है इसके लिए भी हमें कुछ इश्यूज़ को फेस करना पड़ जाता है। इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक और टाइप यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं DRM
और डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ये बेसिकली क्या होता है, इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट कॉपी राइट्स फॉर डिजिटल मीडिया। ये क्या कर रहा होता है कि ये जो म्यूज़िक कॉपी राइट्स में क्या आ सकता है, कॉपी राइट्स में म्यूज़िक, मूवीज़ एंड अदर कोई भी डिजिटल कंटेंट आ सकता है। ये उन सब की इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्ट उन्हीं तरीके से जो कि कोई दूसरा चोरी करके क्या करता है कि खुद कह देता है कि ये मेरी है, ये इन सब चीज़ को कौन रोकता है, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम इन चीज़ों को भी रोक सकते हैं। अब जो कि हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है वह ग्रीन कंप्यूटिंग। जब हम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, मीन्स हम लाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ग्रीन कंप्यूटिंग होता है क्या, ग्रीन कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वायरमेंटल वेस्ट विल यूजिंग अ कंप्यूटर। ये क्या करता है कि ये लाइट के यूज़ को रिड्यूस कर देता है। इसके लिए यूएसए में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो है एनर्जी स्टार प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हम भी इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर सकें। फर्स्टली उसमें हमें कुछ स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जाता है कि हमें एनर्जी स्टार प्रोग्राम कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करना चाहिए कि जब हम अपना कंप्यूटर का काम पूरा कर देते हैं तो हमें चाहिए कि मॉनिटर, प्रिंटर्स, इन सब डिवाइसेस को क्लोज कर देना चाहिए। जब हम अपने कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे होते तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, कई दफ़ा साइड रात ऑन रहता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद हमें एलसीडी मीटर्स यूज़ करना चाहिए सीआरटी मीटर्स की बजाय। उसके बाद हमें रिसाइकल पेपर यूज़ करना चाहिए। इस तरह फ्यू स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।